अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम समीना, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही सब जानना चाहते हैं कि डॉलर तो खासा नीचे आ गया है, अब उसका जो रेट है काफ़ी नीचे गिरा है, लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई की शरह वहीं बरकरार है, बाकी जो मामलात हैं मीशत के वो उसी तरह स्टक नज़र आते हैं। तो ये इसकी क्या वजह है? डॉलर पहले तो हमें हर बात का मसले का यही पता चलता था, वजह ही ये है कि जी डॉलर रेट बहुत ज़्यादा है। अब जब वो कम हो रहा है तो फिर बाकी क्यों नहीं हमें कुछ समरात नज़र आ रहे हैं? समीना, अगर आप ये देखिए कि एक तो आपने देखा 8 रुपए और 11 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हुई और डीजल की कीमत कम हुई। अगर डॉलर की स्ट्रेंथ उसी तरह रहती, ये जो 308 के करीब इंटरबैंक था, जो इस वक्त 280 384 के करीब आ गया है, ये 8.5% इंटरबैंक जो है, मुझे तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली इंटरबैंक मैटर करता है बिकॉज वो ही हमारी इंपोर्ट्स में सबसे ज्यादा कलीदी रोल प्ले कर रहा है। अगर वो नीचे ना आया होता तो ये जो 8 रुपए और 11 रुपए कम हुए ना, ये बढ़ जाते, इसलिए कि इंटरनेशनल ऑयल की कीमत उस टाइम पर बढ़ी थी। बट द गुड न्यूज नाउ, बिकॉज आई नो कि इस वक्त लोगों को कोई ना कोई उम्मीद तो दिलवानी पड़ेगी, वो ये है कि $95 से ब्रेंट की कीमत $84 पे आ गई है। तो उधर आपको एक बहुत बड़ा मोर देन 10% का डाउनवर्ड स्लाइड इन इंटरनेशनल प्राइसेस आया है। 8.5% का पास थ्रू यहां से आ रहा है। सो नेक्स्ट जो 16 तारीख को कीमत इंशाल्लाह पेट्रोल डीजल और केरोसिन की आएगी, उसमें एक सब्सटैंटिव चेंज आना चाहिए डाउनवर्ड रिवीजन का। इसका पास थ्रू लेटर ऑन इन्फ्लेशन पे भी आना चाहिए। बट समीना, आपकी पहली बात दुरुस्त है, एनर्जी प्राइसेस जिसमें बिजली की कीमत स्पेशली और गैस की कीमत अब तब्दील होने जा रही है। अगर ये दोनों का जो पास थ्रू हुआ और पेट्रोल के बढ़ने का जो पास थ्रू हुआ, फिर ऑब्वियसली मुल्क तो अभी भी शॉर्टेजेस से निकल नहीं रहा ना। मतलब हमारी जो भी अजनास हैं उनकी वो कंफर्टेबल सप्लाई नहीं रही है फ्लड्स के बाद, और इंटरनेशनली भी हम नहीं मंगवा सके। फिर एक याद रखिए, लोग इसकी बात नहीं करते पर बात तो करनी पड़ेगी, जब आप फिजिकल का खसारा रन करते हैं ना, और गवर्नमेंट बहुत बोरोइंग करती है, तो बहुत से पैसे यानी कि क्रिएट होते हैं। बहुत से पैसे से मतलब यह है कि इस साल 8,000 अरब रुपए का एक फिजिकल का खसारा होगा। ये नए 8,000 अरब रुपए जो है स्टेट बैंक बैंकों को देगा, बैंक हुकूमत को देंगे। ये उसी सप्लाई को चेज कर रहे हैं जो मुल्क में है, जिसमें हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है या शरह नमू है, वो तो बहुत कम बढ़ रही है। इस साल भी 1.5-2% बढ़ेगी, पिछले साल नहीं बढ़ी थी। ये खुद बहुत बड़ा जरिया है इन्फ्लेशन क्रिएट करने का। सो ये है एक ओवरऑल तनाजुल इस वक्त इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट के लिए ये है कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को बहुत कट करे इस साल में, बहुत ज्यादा। और तीसरा स्टेप ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो होने वाला है उसको इंश्योर करे और एक्सटर्नल फ्लोज जो है वो लेके आए। तब आप जो तकवीत थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से मिली है ना, ये तो कंटिन्यू डॉक्टर करेगी। साहब ये बताइए कि हुकूमत जो है उस पर निशानदाही काइंडली कीजिएगा कि कौन से अखराजात कट होने चाहिए जिससे जो है ये फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता है। तो आप ये भी काइंडली इस पर रोशनी डालिए कि उसके अलावा कौन सा ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको कट करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत बड़ा तो एक्सपेंस जो है वो टारगेटेड सब्सिडी पे जाने का है। बहुत बड़ी एक जनरल से 1,074 अरब रुपए की सब्सिडी हमने देनी है इस साल जाके अपने बजट में। अब मैं आपको एक सब्सिडी बताता हूँ। मसलन एक हुकूमत आज रिफॉर्म करे कि हम हर जगह एक टैरिफ नहीं रखेंगे, हम टैरिफ इक्वलाइज करने में कि एक प्लेसेस पे बहुत ज्यादा लॉसेस हैं, दूसरी जगह लाइन लॉसेस कम है, तो हम उसको इक्वलाइज करने में 170 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। अब दिस इज अ सब्सिडी जस्ट गोइंग बिकॉज इनएफिशिएंसी को हम पूरा कर रहे हैं। आप 170 अरब यहां से काट सकते हैं। इस तरह आप जो अपना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको 460 अरब रुपए फेडरल से नहीं फंड कर सकते, आपको प्रोविंसेस को इसके साथ लाना पड़ेगा, हर सूरत में लाना पड़ेगा। ये अदरवाइज चल ही नहीं सकता, क्योंकि जितने आपके अखराजात फेडरल के हैं उसको शेयरिंग करनी पड़ेगी प्रोविंसेस को। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं, मतलब बड़ा सीरियस रिफॉर्म है एक्सपेंडिचर का। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फेडरल के पास हैं, क्लाइमेट, फूड, एनवायरनमेंट, ज़कात, उशर, एजुकेशन, हेल्थ, एचईसी। कोई काम ही नहीं है फेडरल का ये चलाने को। 18वीं तक को इम्प्लीमेंट ये अखराजात प्रोविंसेस के पास चले जाएंगे, एक बहुत बड़ा आपके पास रूम क्रिएट होगा। अगर ये सारे काम आप करेंगे, पाकिस्तान की रियली एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पहले कीजिए, तब टैक्सेशन की रिफॉर्म की तरफ जाइए। ये हैं असल काम जो पाकिस्तान में होने वाले हैं। इसी तरह आप
अगर वाकई बहुत सीरियस हो जाए इस पे, तो आपका एक टैक्स एक्सपेंडिचर है 2200 अरब रुपए का। ये वो मराहत हैं जो हमने एग्जेम्पशंस और कंसेशंस में दी हुई हैं। मैंने नहीं ये फिगर क्रिएट किया, ये हमारे लिखा हुआ है इस वक्त के जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम टू डू दिस। 1700 प्रोजेक्ट्स हैं पीएसडीपी के जो अगले 16 साल में कंप्लीट होने हैं, उनको फारिग करें, लाएं। जो इस वक्त 60-70% कंप्लीट हुए हैं उनकी तरफ जाएं। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो एक्सपेंडिचर का, सब बात टैक्सेशन की तरफ चली गई है। मतलब जब मैं सुनता हूँ वर्ल्ड बैंक की कमेंट्री भी जब आ रही होती है तो सारा जोर जो है कि जी हम 50,000 रुपए वालों पे टैक्स लगाएं। पहले एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म तो कीजिए, इसी से इन्फ्लेशन ने भी नीचे आना है। आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड ऑन पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस तरह की भी खबरें हैं मार्केट में कि जो आपका डॉलर है, पहले तो जो इंटरबैंक या ओपन मार्केट में रेट होता था उस रेट पे भी डॉलर नहीं मिलता था। अब इस तरह की भी खबरें हैं कि उससे कम रेट में भी मिल रहा है लेकिन लेने को वाला कोई नहीं है। एब्सोल्युटली सेंटिमेंट चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, अवेलेबिलिटी चेंज हो गई है। ये तीनों चीजें जो हैं वो किस तरह चेंज हुई हैं। हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे जो डॉलर जा रहा था उसको रोका, हमने जो इलीगल थर्ड मार्केट थी, यानी कि आप हैरान होंगे कि दो मार्केट्स हैं, एक इंटरबैंक की और एक कर्व की, आपने सही की, एक तीसरी मार्केट चल रही थी नो योर कस्टमर किए बगैर। आपने कोई अपना हेल्थ का नहीं बताना, ट्रैवल नहीं बताना, आप वहां पे आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखा रहे और डॉलर खरीद रहे हैं, उसको रोका गया। सो एक सेंटिमेंट तब्दील हुआ है। इस वक्त तो आप डॉलर बाजार में बेचने जाएं तो वो बिकता नहीं है और बहुत नीचे आके बिकता है। कल ही मुझे कोई दोस्त बता रहे थे कि वो $100 बेचने गए तो 276 पे बड़ी मुश्किल से उन्होंने $100 चेंज किया। वो बाहर से आए हुए थे, उनको कुछ पैसे चाहिए थे। सो एक सेंटिमेंट तब्दील हो गया है। कुछ लिक्विडिटी इंप्रूव कैसे करती है, एक्सपोर्टर इस वक्त अपना डॉलर ऑफलोड कर रहा है। पहले वो डॉलर रोक लेता था कि नहीं मैं 300, 310, 320, अब वो कह रहा है कि कल मैंने 276 में बेचना है तो मैं आज 282 में बेच लूं। इंपोर्टर फॉरवर्ड की बाइंग नहीं कर रहा, सो सप्लाई एंड डिमांड का फर्क आ गया। सो द होल, जिसे आप कहेंगे ना इकोसिस्टम, इस वक्त वो ये कह रहा है कि डॉलर होल्डिंग इज नॉट अ गुड थिंग। फिर एक और चीज आपको भी कहता हूं, मैंने अपने बैंक में 21% पे पैसे रखे हुए हैं। ये कोई कमाल नहीं है कि बैंक मुझे कोई रेट दे रहा है। आप अपने बैंक की जाके वेबसाइट पे देखिए तो इस वक्त 21% रिटर्न है माहाना की पेमेंट पे, 12 महीने के डिपॉजिट पे। आप खुद बताइए, ये तो जबरदस्त है। 300 रुपए, लेट से कि $1 इस वक्त 300 का होता, आप जाके ये बैंक में पैसे रख दीजिए, एक साल में आपको 360 रुपए हो जाएंगे। मेरा ख्याल है दैट्स अ गुड रिटर्न। सो इधर मॉनेटरी टाइटनिंग भी हुई है। ये सब अवामिल जो है ना ये इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। फिर गोल्ड की कीमत दुनिया में भी कम हुई है और हमारा गोल्ड आई थिंक 2,40,000 से इस वक्त शायद 2 लाख रुपए पे आ गया है। वो भी अट्रैक्टिव नहीं है। सो आई थिंक ये जो लस्टर है वो गोल्ड का भी खत्म हो गया। इट इज नॉट ग्लिटरिंग। डॉलर का तो अजीब सी बात ही हो गई है डॉक्टर साहब, ये महंगी हो रही होती है जब चीज, तो यानी डॉलर हो या गोल्ड रेट ज्यादा बढ़े हो तब भी मसला है, और अगर सस्ता हो रहा है तो उससे भी ज्यादा मसला नजर आ रहा है। ये तो अजीब ही सुमिना, एक और भी बात है डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें देखे हम हमेशा ये कहते हैं कि जी डॉलर महंगा हुआ हर चीज महंगी होगी, तो सोना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब ये चीजें सस्ती हो रही हैं लेकिन महंगाई अभी भी 37% जो है उसकी शरह में इजाफा, वो तो जैसे उन्होंने पहले क्वेश्चन में भी कहा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर एक और भी है ना, मैं सिर्फ ये पूछना ये चाहता हूँ कि क्या जिस यहाँ आप ये नहीं समझते कि कहीं हमारी मैनेजमेंट का भी फॉल्ट है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो उस वक्त तो सब फौरी बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कीमतें कम हो रही हैं तो हुकूमत की वो उस तरह से ग्रिप नहीं है कि वो कीमतें कम भी करवा सके। दुरुस्त कहा है आपने, इकोनॉमिक गवर्नेंस बेहतर होनी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आप और मैं तो बहुत बेहतर ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान का असल मसला तो इन दी एंड गवर्नेंस का है। सारा पाकिस्तान का मसला तो कॉम्पिटेंस का है, बाकी मसाइल तो उसकी वजह से होते हैं। अब चूंकि आपकी हुकूमतें जो हैं वो ये होर्डिंग को रोक नहीं पाई हैं, आपकी हम हुकूमतें स्मगलिंग को रोक नहीं पाई हैं, तो ये सारा कुछ होता है। चीनी 2.5 लाख टन बाहर भेजी, आप हैरान हो जाएंगे, और 6 लाख टन स्मगल हो गई। अब शॉर्टफॉल तो होनी थी मुल्क में। सो ये बात, इकोनॉमिक गवर्नेंस का इशू तो अपनी जगह कायम है। पर हैविंग सेड दैट, आई थिंक थोड़ा सा पास थ्रू का इफेक्ट एक और आपको वो करता हूँ, किया स्पोर्टेज और बाकी जो किया की कार्स है उन्होंने 5 लाख तक अपनी कीमत कम कर दिया, 5 लाख तक। सो कुछ इफेक्ट दिखाई देना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि लोग बड़ी तकलीफ में गुजरे हैं। सितंबर का महीने का जो बढ़ा हुआ आपको आया है इस वक्त इन्फ्लेशन का, एक तो प्राइसेस स्टिकी होती हैं, ये बात भी आपकी दुरुस्त है, वो जब बढ़ जाती हैं तो उनका नीचे आने में बड़ा वक्त लगता है।
दूसरी बात यह है कि सितंबर का एक बेस इफेक्ट भी है और एनर्जी प्राइस पास थ्रूज थे। लेट्स होप कि द वर्स्ट इज ओवर। इंटरनेशनल, आप मुझे मालूम है बड़ी अच्छी डिस्कशन कर रहे थे कि इंटरनेशनल अवामिल अब कुछ तब्दील हुए हैं जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। अल्लाह करे कि इसका इफेक्ट ना आए प्राइसिंग पे कमोडिटीज की और ये स्मूदन आउट रहे। इस वक्त $84 पर बैरल है ब्रेंट। अगर ये यहीं रहता है तो हमारा प्राइस पास थ्रूज जो है वर्स्ट इज ओवर, थोड़ा सा डाउनवर्ड करेक्शन शुरू होगी। पर हमने अपने पॉलिसी के, मैं हर बात के आखिर में ये कहता हूं, इसका कतई मतलब नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो हैं वो पायदार होंगे जब पॉलिसी और स्ट्रक्चरल काम अपने साथ करने हैं। अच्छा, जीएसपी प्लस में भी 4 साल की तौसी हो गई पाकिस्तान के लिए, तो ये इससे फायदा क्यों नहीं हम उठा पा रहे उस तरह से? इसके लिए क्या करना होगा? आपने जबरदस्त बात सामने रखी है। देखिए, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है ना, पाकिस्तान का मसला, बहुत से लोग कहते हैं इंपोर्ट्स रोक लें। मैं बहुत ही मतलब रिसर्च के बाद ये आपको गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान का मसला इंपोर्ट्स नहीं है। पाकिस्तान का मसला है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अगर 9% ऑफ जीडीपी होंगी, इंडिया, मलेशिया, वियतनाम 22, 37, 93% ऑफ देयर जीडीपी एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। वहां से ये जो रिजर्व्स हैं ये बिल्ड होते हैं, वहां से उनकी करेंसी स्ट्रांग होती है। एक्सपोर्ट्स जीएसपी प्लस की वजह से मैं सुनता हूं कि 202 से 3 अरब डॉलर जो है उसका फायदा होता है। हमने टर्फ में 2.5 अरब डॉलर, टर्फ है जो हमने फाइनेंसिंग की 1% पे 10 साल के लोन्स दिए, उससे 2.5 अरब डॉलर की मशीनरी आई। पर इन सब को हम ला नहीं सके अपनी मेन स्ट्रीमिंग में, और इस वक्त तो एक्सपोर्ट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड का शिकार हैं। इसमें इंटरनेशनल मार्केट का भी हिस्सा है, पर हमें भी खुद बहुत काम करना है। बहुत अच्छी बात आपने सामने रखी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने आज फिर हमें वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दी चीज़ें। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहीं पर खत्म।